नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए कक्षा 11 का एक महत्वपूर्ण भूगोल अध्याय। आज हम भूगोल की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 10 वायुमंडल में जल का अध्ययन करेंगे। जी, और ये अध्याय बहुत ही रोचक होने वाला है। ये हमें समझाएगा कि हमारे चारों ओर की हवा में पानी किस किस रूप में है और ये हमारे मौसम को, हमारी जलवायु को कैसे बदलता है। बिल्कुल, हम वाष्पीकरण, संघनन, बादल कैसे बनते हैं और सबसे जरूरी वर्षा कितने प्रकार की होती है, इन सभी प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से समझेंगे। और जहां तक मुझे पता है, परीक्षा के लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे अक्सर 3 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वर्षा के प्रकारों का वर्णन करें या आर्द्रता के विभिन्न प्रकारों को समझाएं, इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं। तो चलिए इस अध्याय को बहुत ही सरल तरीके से समझना शुरू करते हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब एक तरह से आज की चर्चा का रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से आती है। फिर हम वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को समझेंगे, मतलब पानी कैसे भाप बनता है और भाप वापस पानी। अच्छा, और उसके बाद संघनन के अलग अलग रूप देखेंगे, जैसे ओस, कोहरा और बादल। फिर हम वर्षण और इसके प्रकार यानी बारिश, हिमपात, ओले क्यों और कैसे गिरते हैं ये जानेंगे। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में कहीं ज्यादा और कहीं कम बारिश क्यों होती है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, वायुमंडल में जल। तो जब हम कहते हैं वायुमंडल में जल, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, पाठ्य पुस्तक में लिखा है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, बादल एवं वर्षण। इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें पानी केवल बारिश की बूंदों के रूप में ही नहीं है। अच्छा, बल्कि जलवाष्प यानी नमी जो हमें दिखती नहीं और बादलों के रूप में भी मौजूद है। इन तीनों को मिलाकर ही वायुमंडलीय जल कहा जाता है। और ये भी है कि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसा हम सब जानते हैं जल 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी पानी और गैस यानी जलवाष्प। वायुमंडल में जल हमें इन तीनों ही रूपों में मिलता है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है? यह हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहला और सबसे बड़ा महत्व है कि यह वर्षा का प्रमुख स्रोत है। मतलब अगर हवा में नमी ना हो तो बारिश कभी नहीं होगी? कभी नहीं। वायुमंडल में मौजूद जल ही पृथ्वी पर होने वाली वर्षा का एकमात्र स्रोत है और इसीलिए ये जीवन एवं कृषि के लिए आवश्यक है। ये तो हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। पीने के पानी से लेकर हमारी खेती तक सब कुछ वर्षा पर ही तो निर्भर है। जी, और एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तापमान संतुलन में सहायक। तापमान संतुलन, वो कैसे? जल वाष्प जो हवा में मौजूद है वो पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को सोख लेता है। ये कंबल की तरह काम करता है। इससे हमारी पृथ्वी रात में बहुत ज्यादा ठंडी और दिन में बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाती। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये एक तरह का प्राकृतिक थर्मोस्टेट है, कह सकते हैं। और यही इसकी मौसम और जलवायु में भूमिका है। बादल निर्माण, वर्षा एवं आर्द्रता, स्थानीय व वैश्विक जलवायु प्रभाव, मतलब हवा में पानी की मात्रा ही तय करती है कि बादल बनेंगे या नहीं, बारिश होगी या मौसम सूखा रहेगा। और मुझे लगता है यहीं पर जल चक्र का कॉन्सेप्ट आता है ना, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। ऊपर जाकर ये भाप ठंडी होकर बादलों का रूप ले लेती है, जिसे संघनन कहते हैं। और जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसे वर्षण कहते हैं। एकदम सही, यही जल चक्र है। तो परीक्षा के लिए एक लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, वायुमंडल में जल मौसम व जलवायु का आधार है। अगर महत्व पर प्रश्न आता है तो ये लाइन आपके उत्तर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब हम वायुमंडल में मौजूद जल के विभिन्न रूपों के बारे में बात करते हैं। जरूर। तो अब हमारा विषय है वायुमंडलीय जल के रूप। सबसे पहले आता है जलवाष्प यानी वाटर वेपर। हाँ, जल का गैसीय रूप, आंखों से अदृश्य, वाष्पीकरण द्वारा बनता है। जलवाष्प पानी का वह रूप है जो गैस की अवस्था में होता है। ये हमें दिखाई नहीं देता पर हवा में हर समय मौजूद रहता है। फिर आते हैं बादल। जलवाष्प के संघनन से बने जल की सूक्ष्म बूंदें, बर्फ कण।
वर्षा का स्रोत। जब यही अदृश्य जलवाष्प ऊंचाई पर जाकर ठंडा होता है तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाता है। इन्हीं के समूह को हम बादल कहते हैं। और इन्हीं बादलों से वर्षण होता है। जी, बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि। जब बादलों में पानी की बूंदें या बर्फ के कण भारी हो जाते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ और रूप हैं, जैसे ओस, पाला, कोहरा। ये क्या है? हाँ, ये भी संघनन के ही रूप हैं जो जमीन के पास होते हैं। जैसे ओस, जो ठंडी सतह पर जमने वाली पानी की बूंदें हैं, सर्दियों की सुबह घास पर दिखती हैं, है ना? जी बिल्कुल। और जब तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तो यही ओस जम जाती है और पाला बन जाती है। कोहरा या फॉग एक तरह से सतह के पास बना बादल है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय जल विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर मौसम को प्रभावित करता है। बिल्कुल, चाहे जलवाष्प हो, ओस हो या बादल, ये सभी रूप हमारे दिन प्रतिदिन के मौसम पर गहरा असर डालते हैं। चलिए अब जलवाष्प को और विस्तार से समझते हैं, जो कि सबसे मूल रूप है। ठीक है, हमारा अगला विषय है जलवाष्प, वाटर वेपर। हम देखेंगे कि कौन से कारक हैं जो हवा में जलवाष्प की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक क्या है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है तापमान। तापमान बढ़ने पर जलवाष्प बढ़ता है, गर्म वायु अधिक नमी धारण करती है। मतलब हवा जितनी गर्म होगी उसकी नमी सोखने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, एक स्पंज की तरह। बहुत अच्छा उदाहरण है। गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह है और ठंडी हवा एक छोटे स्पंज की तरह। इसीलिए गर्मियों में और भूमध्य रेखा के पास के गर्म इलाकों में हवा में नमी ज्यादा होती है। और इसी से जुड़ा है दूसरा कारक, अक्षांश। हाँ, निम्न अक्षांश अधिक जलवाष्प, उच्च अक्षांश कम जलवाष्प। निम्न अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के पास गर्मी ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है और हवा में जलवाष्प भी अधिक होता है। और उच्च अक्षांश यानी ध्रुवों के पास जहां ठंड बहुत होती है वहां हवा में जलवाष्प बहुत कम होता है। एकदम सही। तीसरा कारक है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने पर जलवाष्प घटता है, पर्वतीय क्षेत्रों में कम नमी। ये भी तापमान से जुड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। बिल्कुल, ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए ऊंचाई पर जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। और चौथा कारक है वायु की गति। तेज हवा, अधिक वाष्पीकरण, नमी का फैलाव होता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? जब हवा तेज चलती है तो वह पानी की सतह से नमी को तेजी से उड़ा कर ले जाती है। इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। हाँ, ये तो रोज का अनुभव है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जलवाष्प ही बादलों, वर्षा एवं मौसम परिवर्तनों का मूल आधार है। बिना जलवाष्प के कुछ भी संभव नहीं है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को समझते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि आज मौसम में बड़ी उमस है। ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा अगला विषय है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। इसकी परिभाषा है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। ये वायु की नमी को दर्शाती है। सरल शब्दों में हवा में जितनी नमी या जलवाष्प होती है उसे ही आर्द्रता कहते हैं। क्या इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है पूर्ण आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। प्रति घन मीटर वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, इकाई GM3। मतलब अगर हम एक घन मीटर हवा का एक बॉक्स लें तो उसमें असल में कितने ग्राम जलवाष्प है? बिल्कुल, ये जलवाष्प की वास्तविक मात्रा बताता है। दूसरा प्रकार है विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये हवा के कुल वजन में जलवाष्प के वजन का अनुपात है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, वायु में उपस्थित जलवाष्प भाग वायु की अधिकतम धारण क्षमता, प्रतिशत % में व्यक्त। ये बताता है कि हवा में उसकी क्षमता का कितने प्रतिशत नमी मौजूद है। इसे एक उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए किसी तापमान पर हवा 10 ग्राम नमी सोख सकती है और उसमें अभी 5 ग्राम नमी है, तो सापेक्ष आर्द्रता होगी 50%। और जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तब हवा संतृप्त हो जाती है। मतलब उसका स्पंज पूरा भर चुका है, अब वो और नमी नहीं सोख सकती। और यहीं से संघनन
यानी बारिश या ओस की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अच्छा, इसीलिए मौसम विभाग जब बारिश की भविष्यवाणी करता है तो वो सापेक्ष आर्द्रता पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देता है। एकदम सही। इसीलिए परीक्षा के लिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। सापेक्ष आर्द्रता मौसम पूर्वानुमान का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। 100% सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है बारिश की प्रबल संभावना। अब हम उस प्रक्रिया को समझते हैं जिससे जलवाष्प वापस जल में बदलता है। बिल्कुल। अब हम समझेंगे संघनन, कंडेंसेशन को। इसकी परिभाषा है जलवाष्प का द्रव यानी पानी या ठोस यानी बर्फ रूप में बदलना। इसे संघनन कहते हैं। तापमान घटने पर संघनन होता है। तो ये वाष्पीकरण का ठीक उल्टा है? जी, जब जलवाष्प वाली हवा ठंडी होती है तो वो गैस से वापस तरल या ठोस अवस्था में आ जाती है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ओसांक या ड्यू पॉइंट। ये क्या होता है? वो तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, इसी तापमान पर संघनन प्रारंभ होता है। ये वो मैजिक टेम्परेचर है जिस पर पहुंचते ही हवा की नमी धारण करने की क्षमता पूरी हो जाती है और जलवाष्प पानी की बूंदों में बदलना शुरू कर देता है। तो जो हम सुबह घास पर रोज देखते हैं वो इसी ओसांक के कारण है? हाँ, रात में जब सतह ठंडी होती है और उसका तापमान ओसांक तक पहुंच जाता है तो हवा की नमी पानी की बूंदों के रूप में सतह पर जमा हो जाती है। यही ओस है। और पाला, कोहरा, ये सब भी संघनन के ही रूप है? जी, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो जलवाष्प सीधे बर्फ में बदलता है। उसे पाला कहते हैं। और कोहरा, जैसा हमने पहले बात की, पृथ्वी की सतह के पास होने वाला संघनन है। ठीक है, तो संघनन की पूरी प्रक्रिया का सार है जलवाष्प और तापमान में गिरावट, जिससे वायु संतृप्त हो जाती है। बिल्कुल सही। चलिए अब आसमान में दिखने वाले बादलों के निर्माण और उनके प्रकारों को समझते हैं। ठीक है, हमारा अगला विषय है बादल, क्लाउड्स। बादल बनने की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला, ऊपर उठती वायु। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। दूसरा, ऊंचाई पर तापमान घटता है तो शीतलन एवं संघनन होता है। जी। और तीसरा जो बहुत दिलचस्प है वो है संघनन नाभिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पानी की बूंदों को बनने के लिए किसी ठोस आधार की जरूरत होती है। वे हवा में यूं ही नहीं बन सकती। हवा में मौजूद धूल, धुआं, नमक के कण ये एक आधार प्रदान करते हैं। इन्हीं कणों के चारों ओर पानी की बूंदें जमा होती हैं और बादल बनते हैं। ये तो कमाल की बात है। यानी हर बादल के दिल में धूल का एक कण होता है। एक तरह से कह सकते हैं। तो परीक्षा के लिए आप ये सूत्र याद रख सकते हैं। बादल इज इक्वल टू ऊपर उठती वायु प्लस शीतलन प्लस संघनन नाभिक। और बादलों के प्रकार भी होते हैं ऊंचाई के आधार पर? हाँ, मुख्य रूप से हम इन्हें 3 स्तरों में बांटते हैं। उच्च स्तरीय बादल जो 6 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जैसे सिरस, ये पंख जैसे रेशेदार बादल होते हैं। फिर आते हैं मध्य स्तरीय बादल जो 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जैसे एल्टोस्ट्रेटस, ये भूरे या नीले रंग की चादर जैसे बादल होते हैं। और फिर है निम्न स्तरीय बादल जो 2 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर होते हैं, जैसे स्ट्रेटस, जो पूरे आसमान को ढक लेते हैं। और एक और प्रकार है कपासी मेघ, जो बहुत विशाल होते हैं। हाँ, क्यूम्यूलोनिम्बस, ये गोभी के फूल जैसे बहुत विशाल और ऊंचे बादल होते हैं। यही बादल गरज, चमक और भारी वर्षा करते हैं। ठीक है, तो अब हम जल चक्र के अंतिम चरण पर आते हैं, वर्षण। जी, अब हम वर्षण, प्रेसिपिटेशन का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा है, वर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें बादलों में बनी जल बूंदें या बर्फ के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरते हैं। मतलब जब बादल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और रोककर नहीं रख सकती। बिल्कुल। इसके मुख्य प्रकार हैं वर्षा यानी रेनफॉल, जो तरल जल की बूंदें हैं। दूसरा है हिमपात यानी स्नोफॉल, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और तीसरा है ओलावृष्टि यानी हेल, जो बर्फ के कठोर गोल कण होते हैं। और वर्षण ही जल चक्र का अंतिम चरण है ना? हाँ, ये जल चक्र को पूरा करता है क्योंकि पानी वापस पृथ्वी पर लौट आता है। अब हम इस अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, वर्षा के प्रकार। इस पर अक्सर 5 अंकों का प्रश्न आता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा के प्रकार
टाइप्स ऑफ रेनफॉल। इसमें हम 3 मुख्य प्रकार पढ़ेंगे। पहला है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कैसे होती है? इसका कारण है तीव्र ताप। जब जमीन बहुत गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क की हवा भी गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर जाकर ये ठंडी होती है और कपासी वर्षीय क्यूमुलोनिम्बस बादल बनाती है, जिससे मूसलाधार बारिश होती है। अच्छा, और ये किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है? ये भूमध्य रेखीय एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है, जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। अक्सर दोपहर के बाद होती है। दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा। हाँ, पर्वतीय या ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसका कारण है पर्वत। जब नमी वाली हवा के रास्ते में कोई ऊंचा पर्वत आ जाता है तो हवा को मजबूरन पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। और ऊपर उठने से हवा ठंडी होती है और बारिश करती है। बिल्कुल, पर्वत के जिस ढलान पर हवा चढ़ती है, जिसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं, वहां खूब बारिश होती है, जैसे भारत में पश्चिमी घाट। और पर्वत के दूसरी तरफ क्या होता है? पर्वत के दूसरी तरफ, जिसे विमुख ढाल कहते हैं, हवा नीचे उतरती है और गर्म हो जाती है, इसलिए वहां बारिश नहीं होती। उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं। और तीसरा प्रकार है चक्रवाती वर्षा। जी, चक्रवाती वर्षा। इसका कारण है निम्न दाब क्षेत्र। जब किसी निम्न दाब के केंद्र में चारों तरफ से हवाएं आकर मिलती हैं तो वे ऊपर उठती हैं। इस प्रक्रिया से जो वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो परीक्षा के लिए हम इन तीनों के कारणों को याद रख सकते हैं। संवहनीय का कारण ताप, पर्वतीय का कारण पर्वत और चक्रवाती का कारण निम्न दाब। ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सब समझने के बाद ये साफ है कि दुनिया में हर जगह एक जैसी बारिश क्यों नहीं होती। तो अब हम वर्षा के वितरण को देखते हैं। हाँ, हमारा अगला विषय है वर्षा का वितरण। अगर हम विश्व के मानचित्र को देखें तो यह स्पष्ट है कि वर्षा हर जगह एक समान नहीं होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास है, जैसे अमेज़न और कॉन्गो बेसिन। यहाँ साल भर गर्मी और नमी रहती है। और सबसे कम वर्षा? सबसे कम वर्षा महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है, जैसे सहारा और गोबी मरुस्थल। वहां तक समुद्र से नमी वाली हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। तो हम कह सकते हैं कि विश्व में वर्षा का वितरण असमान होता है। ये अक्षांश, पवनों, समुद्र से दूरी और स्थलाकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये उन सभी कारकों का सार है जो वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब एक छोटा सा लेकिन जरूरी सवाल, वर्षा को मापा कैसे जाता है? इसके लिए एक यंत्र होता है, वर्षा मापी, रेन गेज। ये एक यंत्र है जिससे किसी स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा मापी जाती है। और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई मिलीमीटर, mm होती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी स्थान पर 1 mm वर्षा होती है तो वहां 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 mm गहराई तक जल जमा होगा। ठीक है, तो अध्याय के अंत में हम वायुमंडलीय जल की भूमिका को एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं। जरूर। मौसम और जलवायु में जल की भूमिका। पहला, यह तापमान नियंत्रण में भूमिका निभाता है। जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। दूसरा, 12 पॉल वर्षा में इसकी भूमिका है। जी, जलवाष्प से संघनन, फिर बादल और फिर वर्षा होती है। तीसरा, ये मानव जीवन को प्रभावित करता है। पीने का पानी, स्वास्थ्य, सब कुछ वर्षा पर निर्भर है। और चौथा, ये कृषि को प्रभावित करता है। तो पूरे अध्याय का निचोड़ ये है कि वायुमंडलीय जल मौसम एवं जलवायु दोनों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, जल ही वो तत्व है जो मौसम के दैनिक बदलाव और जलवायु के दीर्घकालिक पैटर्न दोनों को नियंत्रित करता है। तो आज हमने वायुमंडल में जल अध्याय को विस्तार से समझा। हमने जल के विभिन्न रूपों, जलवाष्प, आर्द्रता, संघनन, बादल निर्माण और वर्षा के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। हमने ये भी जाना कि जल चक्र कैसे काम करता है और वर्षा का वितरण दुनिया में असमान क्यों है। ये अध्याय भूगोल की बुनियादी समझ के लिए बहुत जरूरी है। सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दोहराना बहुत जरूरी है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर याद रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।